ये कानून कहने के लिए 3 कानून हैं और किसानों के लिए बताए गए हैं। हकीकत में इनमें से एक भी कानून किसान के लिए नहीं। ये तीनों के तीनों कानून इस देश के उद्योगपतियों के लिए हैं। फिर भी 1 मिनट को अगर सोचें तो जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो 1955 का एक्ट है जिसमें इन्होंने संशोधन किया है सेक्शन 3 में, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। जो 2 कानून हैं वो है एक मंडी व्यवस्था से संबंधित और एक कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग से। इनमें भी ये दोनों आप किसान से कह सकते हैं, बल्कि इनमें एक ही है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसे आप किसान से संबंधित कह सकते हो। तो हम केवल इसी पर बात करते हैं, बाकी को साइड में रखते हैं। ये कानून 11 पेज का टोटल कानून है। इसमें कुल धाराएं 25 हैं और काम की जो धाराएं हैं वो मैं आपको गिनाए दे रहा हूं। धारा 3, 4, 5, 6 और 7, 9, 10 और 11, 13, 14, 18, 19 और 20, यानी 13 धाराएं कुल इस कानून में काम की हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये कानून, जिससे लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इस कानून से केवल किसान तबाह नहीं होगा, इस कानून से इस देश का गरीब मजदूर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस देश का जो छोटा व्यापारी है वो छोटा व्यापारी खत्म हो जाएगा। राशन की 5 लाख दुकानें खत्म हो जाएंगी और इस देश का जो मध्यम वर्ग है वो भी पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी ना तब उसकी मार उसे पता लगेगी। तो इसमें जो सेक्शन 3 है, इस सेक्शन 3 में एग्रीमेंट है, इसको समझने की जरूरत है। इसी से समझ में बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। सेक्शन 3 एग्रीमेंट से है कि क्या एग्रीमेंट होगा। सेक्शन 4 वो है कि जिसमें किसान की जो फसल है उसकी किस किस समय पर जो है जांच पड़ताल होगी। सेक्शन 5 में उसकी कीमत क्या होगी और सेक्शन 6 में ही कि जब फसल ली जाएगी कब किसान को पैसा दिया जाएगा और उससे पहले क्या जांच की जाएगी। तो मैं सेक्शन 3 की बात करता हूं। सेक्शन 3 में जो एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा जाएगा कि व्यापारी जिस किसान के साथ में एग्रीमेंट कर रहा है उस एग्रीमेंट के अनुसार उस जमीन पर कौन सी फसल उगाएगा, उस फसल का जो क्वालिटी है वो क्या होगी, उसका जो ग्रेड है वो क्या होगा, और उस फसल की जो वो है स्टैंडर्ड है वो क्या। ये 3 शब्द हैं। अब इसी के साथ आगे इसी कानून उसमें लिखा गया है सेक्शन 3 में, इस फसल के लिए जो बीज होगा, जो खाद होगा, जो कीटनाशक होंगे, जो मशीनरी होगी और जो टेक्नोलॉजी होगी, ये सारी की सारी चीज वो व्यापारी जो है ना वो उपलब्ध कराएगा। इसके आगे लिखा हुआ है कि किसान की जो ये सारी चीजें होंगी उसमें किस किस समय इस फसल की जांच होगी। तो बोते समय जांच होगी, जब फसल बढ़ जाएगी तब जांच होगी, और जब फसल कट के घर में या व्यापारी लेके जाएगा अपने गोदाम में उस समय इसकी जांच होगी। इसके अलावा इसकी कीमत क्या होगी वो भी इसी में लिखा जाएगा। और एक इसमें लिखी जाएगी कि अगर आपस में झगड़ा होता है उसके लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें दोनों पक्षों के बराबर लोग होंगे। वो कमेटी जो है अगर कोई बात होती है, विवाद होता है, तो वो फैसला करेगी। अब जरा आप सोचने की कोशिश कीजिए, ये कानून अगर पूरा का पूरा देश में लागू हो जाता है तो आप बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, कुछ आरटी सेल, इसके जो बीजेपी का आईटी सेल है उसके कीड़े कहते हैं कि भाई कोई किसान करे ना करे ये तो किसान की मर्जी पर है। ऐसा नहीं होगा। जब गांव में से आधे लोगों ने कर लिया तो बाकी आधे लोग भी धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन साल में, 2 साल में, 3 साल में, बस इतने 3 साल में ये सारा सब कुछ हो जाएगा। जब सारी जमीन, उस पे होने वाली फसल, उस फसल का एग्रीमेंट व्यापारी से हो गया तो सारी जो फसल है जितनी भी देश में उगेगी वो सारी व्यापारी के घर में चली जाएगी, नहीं जाएगी, उसके गोदाम में जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए आप। जब पूरा खेती पर एग्रीमेंट हो गया तो पूरी फसल वहां जाएगी। ये जो सरकार जो देश के 82 करोड़ लोगों के लिए राशन की 5 लाख दुकानें खोल रखी हैं, बताइए उनके लिए अनाज कहां से आवेगा। जब सारा ही अनाज व्यापारी के गोदाम में चला गया, उनके लिए अनाज कहां से आवेगा। जिनके लिए 2013 में सरकार ने, संसद ने एक कानून बनाया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। उन 82 करोड़ लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं
और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने का जिसमें वादा किया गया है। और देश में इतनी बड़ी संख्या में मतलब बेकारी है, गरीब लोग हैं, क्योंकि इसको ऐसे समझो आप, मोदी जी ने अभी कोरोना काल में जो घोषणा की, उसने ये कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना वो उपलब्ध कराएंगे, ये कहा उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि देश में इतने लोग जिनके लिए कानून बना था 2013 में उतनी बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं। जब सरकार के पास उन 5 लाख राशन की दुकानों में देने के लिए अनाज नहीं है, उन गरीबों को देने के लिए अनाज नहीं है, तो क्या वो गरीब जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, ये बताइए आप। दूसरी बात, वो व्यापारी जो खाद बेचते हैं, कोई बीज बेचता है, कोई पेस्टिसाइड बेचता है, कोई मशीन बेचता है, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी चीजें उपलब्ध कराता है, लाखों की संख्या में वो व्यापारी है। जब किसान से एग्रीमेंट करने वाला व्यापारी ही ये सारी चीज उपलब्ध करा देगा तो ये व्यापारी कहां जाएंगे? स्वाभाविक ही ये व्यापारी खत्म हो जाए। इसका मतलब ये है, एक तीर से कितने निशाने, किसान मरा, क्योंकि किसान इस कानून के बाद अपनी ही जमीन पर पहले मजदूर बनेगा और फिर गुलाम बनेगा, और धीरे धीरे उसकी जमीन, जिससे सरकार कह रही है ना, सरकार वो नहीं बता रही कि 1947 से पहले का जो भारत है उसमें जो गांव में साहूकार होते थे जिससे कर्ज ले लिया, और एक बार कर्ज क्या लिया वो जिंदगी भर कर्ज नहीं उतर जाता, पीढ़ियां गुजर जाती थी, लेकिन कर्ज चुकाती होता था, और किसान की जो जमीन होती थी धीरे 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 करके उसी साहूकार के पास में चली जाती थी। ये है सच्चाई, जिसे प्रैक्टिकल आप चीजें बोलते हैं। इसी कानून के तहत ये सारी चीजें होंगे, तो किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर, गुलाम, और फिर हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा, उसके हाथ से जमीन निकल जाएगी। गरीब आदमी मर गया, व्यापारी मर गया। अब आप ये बताइए कि जब सारा का सारा अनाज व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा तो व्यापारी उसे जब निकालेगा मार्केट से, जब उसकी कीमत 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना होगी। यानी आज जो अनाज आपको 25 रुपए, 30 रुपए किलो मिल रहा है, वो अनाज आने वाले समय में अगर अब से लागू होता है तो 4 या 5 साल, इससे ज्यादा नहीं है, उसके बाद में वही अनाज आपको 100 रुपए, 125 रुपए या 150 रुपए में मिलेगा। कितना महंगा पड़ेगा। दूसरी बात, इस कानून के बाद में क्योंकि व्यापारी ही बीज भी, खाद भी, सारी चीजें उपलब्ध कराएगा, वो अपनी कीमत पर कराएगा, किसान की कीमत पर नहीं। क्योंकि इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ किसान ही जो चीजें उगाता है, महीनों सालों मेहनत करता है, वो अपनी उपजी हुई चीज की कीमत तय नहीं करता, उसे या तो सरकार तय करती है या लेने वाला व्यापारी तय करता है। पर उसके अलावा बाकी जो चीज बनाता है उसकी कीमत वो तय करता है। तो ये जो व्यापारी है, ये व्यापारी वो जो चीजें देगा निश्चित रूप से ऊंची कीमत पर देगा, तो खेती में लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो मुनाफा कम होगा। अब रही इसकी बात, इसके आगे एक चीज आपको बताऊंगा, उससे खत्म करो, कि जो सरकार है जो एमएसपी की बात कर रही है कि एमएसपी लागू रहेगी, मैं कह रहा हूं कि अगर एमएसपी को कानून भी बना दो आप, और जितनी एमएसपी है इससे ज्यादा भी आप डिसाइड कर दो और ये कानून लागू रहे, एमएसपी किसी किसान को नहीं मिलेगी, एक को भी। अभी तो 6% को मिल रही है, एक को भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बहुत सीधा सा है, जब आपकी और मेरी यानी किसान की और व्यापारी की फसल की कीमत आपस में तय हो गई तो कीमत तो वही मिलेगी ना, एमएसपी कैसे मिलेगी? या सरकार कानून में लिखती कि एमएसपी से कम पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना। इस तरह से इस कानून से पूरा देश तबाह होगा। और आखिर में देखिए बड़ी मजेदार बात, सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भी इस कानून को खत्म कर देना चाहिए था, जिस किसी भी कानून में कोर्ट का हस्तक्षेप रोका जाए वो कानून अपने आप में ही इनवैलिड हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्यों आप करना चाह रहे हैं? इस कानून की धारा 18 में बड़ी मजेदार बात है, अगर कोई भी जैसे 30 दिन में वो कमेटी वो तय करेगी, अगर उसके भी फैसले नहीं मानते आप, एसडीएम करेगा 30 दिन में, फिर उसके आगे 30 दिन में वो करेगा डीएम, और 30 दिन का अपील का उसका समय। मतलब ये हुआ कि 4 महीने अगर किसी में झगड़ा पड़ता है तो जमीन 4 महीने खाली पड़ी रहेगी। और आप जानते हैं कि 4 महीने में जमीन में एक फसल पैदा हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी ऐसी जमीन 4 महीने खाली पड़ी रहेगी, उससे न केवल किसान का नुकसान बल्कि देश का भी कितना बड़ा नुकसान इस कानून के तहत हो जाएगा। अब मजेदार बात, ये जो एसडीएम है, ये जो एडीएम है, ये जो डीएम है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सेक्शन 18 में साफ किया गया है कि इनमें से कोई भी जो भी इस विषय में कोई भी फैसला देगा उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।
मतलब ये बहुत अच्छी बात है। आप गर्दन भी काट दे रहे हैं और जिम्मेदारी भी किसी की नहीं। बड़ा अजीब मामला है भाई। कम से कम अगर कोई व्यक्ति है, किसी ने कुछ गड़बड़ लगती है, हमें लगता है कि इसने गड़बड़ की है, निश्चित रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, उसके खिलाफ केस होना चाहिए। पर सरकार ने सेक्शन 18 में लिख दिया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसका कोई कर्मचारी, एसडीएम, एडीएम, डीएम, इनमें से किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई सिविल की, ना ही कोई क्रिमिनल की, ना कोई मुकदमा इनके खिलाफ होगा। ये है कानून जिससे मैं कह सकता हूं कि पूरे देश को तबाह करने वाला कानून। और केवल चंद उद्योगपतियों जिनकी चौखट को चूमते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी गुलामी करते हैं, उन उद्योगपतियों के लिए ये कानून लेकर आए। इतने बड़े देश के जो मतलब इतनी बड़ी संख्या, सीधे सीधे ये कानून 120 करोड़ लोगों को इफेक्ट कर रहा है। देश की 135 में से 120 करोड़ लोगों की उन्हें चिंता नहीं है, अपने 2-4 यारों की चिंता है जिनकी वो गुलामी कर रहे हैं। ये है कानून। सर, एक अभी सदन से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी किसान नेताओं से पूछना चाह रहे थे कि इस कानून लागू होने के बाद कौन सी ऐसी चीजें उस कानून के अंदर लिखी गई हैं जिससे किसानों की जो जमीन है वो छिन जाएगी। क्यों, इसका जवाब आप दे पाएंगे कृषि मंत्री? बिल्कुल मैं दे पाऊंगा कृषि मंत्री को। कृषि मंत्री तो अनपढ़ आदमी है, नहीं तो पढ़े लिखे होते तो जवाब की जरूरत नहीं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इसमें क्या काला है। अबे किसी के सामने भैंस काली खड़ी करके रख दो और यूं पूछो इसमें काला क्या है, तो पूरी भैंस ही काली है भैया। देखिए आप, मैंने आपको एक उदाहरण बताया, मैंने कहा कि कैसे जाएगी। देखिए सेक्शन 3 में जो एग्रीमेंट हो जाएगा, उस एग्रीमेंट के बाद किसान को किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बहुत सीधी सी जानते हैं। अगर मेरा जमीन पर कोई एग्रीमेंट हो गया तो बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि दूसरा आदमी जो है ना वो खड़ा ना एग्रीमेंट में, वो नहीं लेने देगा। तो जब किसान को किसी बैंक से लोन नहीं मिलेगा, किसी और व्यक्ति से लोन नहीं मिलेगा, उसकी मजबूरी होगी जिस व्यापारी के साथ में उसका एग्रीमेंट है वो उसी से लेगा, पैसा उसी से लेगा। किसान की स्थिति इतनी खराब है इस देश में, सरकार भी मानती है 85% किसानों की स्थिति बहुत खराब है। और 17 राज्यों में किसानों की पर ईयर जो एनुअल इनकम है वो 20,000 रुपए से कम है। और 20,000 रुपए कितने हैं, मैं एक आंकड़ा यहाँ बता दूं। मोदी जी के प्रचार में इन 7 सालों में हर मिनट 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो अब तक जितना प्रचार हो चुका, उनके प्रचार में जितना पैसा खर्च हो चुका, इतने में एक साल में 70 लाख किसानों की आमदनी बैठती है। इतना पैसा मोदी जी के प्रचार में खर्च होगा, 70 लाख किसानों। ठीक है ना सर? तो ये जो किसान है, जब वो मजबूर हो जाएगा उसी व्यापारी से पैसा लेने के लिए, और किसान को जरूरत पड़ती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी या बेटों के ब्याह के लिए, और भी हारी बीमारी के लिए, कहाँ जाएगा? बैंक से तो मिलना नहीं, कोई और देगा नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट उसके साथ में व्यापारी के, स्वाभाविक है उसी के पास जाएगा। और जब उससे वो कर्जा लेगा, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो अपनी कीमत पर उसे सारी चीज दे रहा, खाद भी और बीज भी, तो उसकी लागत बढ़ जाएगी, उसकी इनकम कम हो जाएगी, और सरकार पल्ला झाड़ चुकी है, एमएसपी मिलेगी नहीं क्योंकि एग्रीमेंट हो गया कीमत का। तो किसान की जमीन ऐसे जाएगी। इसका उदाहरण आप समझो, मदर इंडिया पिक्चर देखी है आपने? देखो वो तो खत्म ही हो जाना। और जब चाहेगा उसे लगता है कि फसल नहीं लेनी है तो जिसमें चेक कराएगा उसी में कुछ भी करा दे, वो है नहीं। तो किसान के लिए आप देखिए, मदर इंडिया पिक्चर देखिए, देखो आप, मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास पढ़ा है? पढ़ो, लोगों को पढ़ना चाहिए। और भी इससे अलग आप बताऊं, गुलामी पिक्चर धर्मेंद्र जी की जो राजस्थान पे फिल्माई गई है, राजस्थान के किसानों के ऊपर, आप उसे देखिए। उसमें ऐसे ही जाती है जमीन, उससे जरूरत पड़ती है पढ़ाई के लिए बच्चे की, तो जाता है उसके साहूकार के पास में, जमींदार के पास में, कि भैया मुझे पैसा दे दो, और वो पैसा देता रहता है। उसकी पीढ़ियां गुजर जाती हैं पर कर्जा नहीं उतरता है। आखिर में उसमें तो एक बड़ा मजेदार डायलॉग भी है, उसमें कहता है वो जब लोन देता कि देख लिया कागज लिखे हुए, तो कहते हैं धर्मेंद्र जी की जो पिताजी बने, सरकार में तो देखता ही नहीं लिखे हुए सफे की तरफ। क्यों? कि जब जब देखता हूं जमीन का एक टुकड़ा चला जाता है। तो ये स्थिति है, आप देखिए। तो हकीकत ये है, कहना बड़ा आराम से वो कह सकते हैं कि कैसे जाएगी। कृषि मंत्री कहते हैं कि मैं कृषि से हूं, मेरे भी जमीन है, और मैं कहता हूं मेरे भी जमीन है, आज भी मैं खेती करता हूं, देखभाल करता हूं, और अपने हाथों से मैंने खेती की है, और मैं सारी चीजें जानते हुए मैं बता रहा हूं, ऐसे जाएगी एक एक किसान की जमीन। ऐसे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल में इस देश के किसी किसान के पास अपनी जमीन नहीं बचेगी। ये है उसका ढंग और तरीका, ये साफ हो जाएगी। इस तरह से किसानों की जमीन जानी है, और फिर पीढ़ियां गुजर जाएंगी, कुछ नहीं।